में बात करेंगे एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के बारे में और बहुत सारे डिविडेंड और बोनस शेयर्स के बारे में। और 70 से 80% वीडियो जो रहेगा वो इंडियन ऑयल पर रहेगा। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट उन लोगों से करना चाहेंगे जो लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली सारी अपडेट समय से पहले आप तक पहुंचती रहे। तो फिर शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त करण, स्वागत है आपका अपने ही चैनल पर। तो पहले पॉइंट को क्लियर करेंगे। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी से 1000 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट मिलता नजर आ रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि एनटीपीसी की जो सहायक कंपनी यानी कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यूपीपीसीएल की सोलर पीवी पावर प्रोजेक्ट को नीलामी में 1000 मेगावाट कैपेसिटी हासिल किया है और उसे लेकर बुधवार को 4 जून को यानी कि 2.56 प्रति किलोवाट घंटे की दर से बिजली खरीद समझौते पर साइन भी किए हैं। इसी हफ्ते कंपनी ने एक और बड़ी डील की, यानी कि एक नया प्रोजेक्ट या किसी भी तरह आप जिसके तहत एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने देश के एसएफ प्रोडक्शन की संभावना तलाशने के लिए हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया के साथ साझेदारी भी की। एसएफ को नॉन पेट्रोलियम फूड स्टॉक से निकाला जाता है और इसके जरिए एयर ट्रांसपोर्ट में उत्सर्जन को कम किया जाता है। और इन दोनों कंपनियों की योजना एनटीपीसी के पावर प्लांट्स और ग्रीन हाइड्रोजन में कैप्चर किए गए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से SAF बनाने के लिए हनीवेल की ई फाइनिंग तकनीक का इस्तेमाल करने की है। और इससे एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के पोर्टफोलियो में और विविधता आएगी और एनटीपीसी का लक्ष्य है SAF को जेट फ्यूल में मिलाने की। सो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट या काफ़ी बड़ी डील कह सकते हैं। और इसके अलावा कंपनी को 1000 मेगावाट कैपेसिटी और हासिल होती नजर आई है। तो काफ़ी अच्छी अपडेट हमें एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी में देखने के लिए मिल रही है। लेकिन वहीं पर एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के अगर आखिरी तिमाही के यानी कि पिछले Q4 के 25 के रिजल्ट्स की बात करें तो इसका जो नेट प्रॉफिट है वो 3 गुना उछलकर 81 करोड़ से 233 करोड़ और रेवेन्यू 22.5% बढ़कर 622 करोड़ पर पहुंच। कंपनी ने मार्च तिमाही के नतीजे के साथ रिन्यूएबल कैपेसिटी बढ़ाने की बात फिर कही और 2032 तक इसे 40 गीगावाट से बढ़ाकर 60 गीगावाट तक ले जाने का लक्ष्य रखा। और इसके अलावा कंपनी को अगले 6 से 9 वर्षों के भीतर 14 गीगावाट की पंप हाइड्रो क्षमता भी चालू होने की उम्मीद है। सो काफ़ी अच्छी अपडेट्स हमें फिलहाल देखने के लिए मिल रही हैं और कंपनी बैक टू बैक उस पर फोकस करते करते एक्शन भी ले रही हैं। और तो और एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के 6 महीने में पहले 27 नवंबर 2024 को ही लिस्ट हुए हैं और निवेशकों को इसके शेयर 108 के भाव में जारी हुए और 4 दिसंबर 2024 को स्टॉक ने 155 के करीब का हाई भी बनाया। और बिकवाली की आंधी में इस हाई से 3 महीने में 45.5% टूट कर यानी कि 3 मार्च के करीब 84.60 के करीब भी आ गया। आज के दिन की बात करें तो करीब 112 से 110 के करीब स्टॉक जो है ट्रेड होता नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर हम इसमें टेक्निकल वाइज समझ लें तो टेक्निकल वाइज ट्रेंड बुलिश नहीं है। फिलहाल जिस तरह से बिकवाली हुई है वो चलते चलते ट्रेंड जो है वो बिरिश हो चुका है, यानी कि बायर स्टॉक में नहीं सेलर स्टॉक में एक्टिव होते नजर आ रहे हैं। RSI में जरूर कुछ प्राइस अटेंड बनी है कि न्यूज के बेस पे बनी है। MACD सिग्नल भी कोई ग्रीन नहीं है, नेचुरल है 2.2 पे और DMFI भी यहाँ पर ओवरबोट होती नजर आ रही है। सोल ओवर देखा जाए तो ट्रेंड यहाँ पर बिरिश ही है। एनालिसिस की बात कर लूँ तो 2 बाइंग की बात कर रहे हैं, 1 सेल की बात कर रहे हैं। पर्सनली मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अभी 2024 में कुछ ही महीने पहले स्टॉक क्या हुए हैं, लिस्टेड हुए हैं, लेकिन LIC ने यहाँ पर काफ़ी अच्छी क्वांटिटी, काफ़ी अच्छे शेयर्स यहाँ पर बाय कर दिए हैं। चलिए बात कर लेते हैं इंडियन ऑयल पर, कुछ नया भी समझने की कोशिश करते हैं। तो कंस्ट्रक्ट इंजीनियरिंग लिमिटेड है जिसने 16.33 करोड़ का नया एक ऑर्डर मिला है और ये ऑर्डर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा दिया गया है। सो काफ़ी अच्छी एक अपडेट है इस कंपनी के लिए भी। और कहीं ना कहीं इंडियन ऑयल आपको पता है बहुत सारे प्रोजेक्ट कंपनियों को मिलते रहते हैं। और वहीं पर क्रूड ब्रांड की बात कर लें तो 70 से नीचे ही बने हुए हैं, जो कि एक अच्छी बात है। वहीं पर एक और अपडेट आई है, भारत रूस ने एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा है। भारत रूस के आगे चीन पाकिस्तान फेल और 10 महीने की हाई पर क्रूड ऑयल का आयात होता भारत के रूस के साथ ये बिजनेस जो है बढ़ता नजर आया है। और फिर एक और मजेदार, देखिए इस अपडेट को अगर मैं बहुत लंबा खींचना चाहूँ तो और भी लंबा कर सकते थे, लेकिन इतना ही पॉइंट काफी है कि भारत रूस से आगे चीन पाकिस्तान फेल, 10 महीने की हाई पर क्रूड ऑयल का आयात, यानी कि पिछले 10 महीने में क्रूड का जो खरीदा है भारत सबसे ज्यादा अविक्रेता बना और भारत अविक्रेता जो है यहाँ पर रशिया रूस बनता नजर आया।
क्योंकि जो बेचने वाला है रूस है और खरीदने वाला भारत है, और 10 महीने तक इतना नहीं खरीदा गया जितना इस बार देखने के लिए मिला। और तो और पेट्रोल की मांग भी लगातार दूसरे महीने बढ़ती नजर आ रही है, 9% की तेजी। अगर वैश्विक रिपोर्ट समझे तो भारत में गर्मियों में यात्रा बढ़ने से पेट्रोल की खपत में दूसरे महीने भी वृद्धि हुई है, जो कि 18.77% बढ़कर 37 लाख टन हो गई, जो पिछले साल 34.34 लाख टन थी। डीजल की बिक्री भी 2% बढ़कर नजर आ रही है, और आंकड़ों के अनुसार अप्रैल में डीजल खपत भी 4% बढ़कर 82.3 लाख टन रही थी। सो समझा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक जो है सिनेरियो पिछले 2 महीनों से बढ़ता नजर आ रहा है, और डीजल भी और पेट्रोल भी, जिनका फायदा ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को ज्यादा होता नजर आ सकता है, क्योंकि पेट्रोल और सिलेंडर इन दोनों के दाम वही चल रहे हैं, कम तो हुए नहीं। लेकिन कम क्या हुआ है? कच्चा तेल। कच्चा तेल कम हुआ है तो इंडियन ऑयल उस कच्चे तेल को कम रेट में खरीदेगी, और मुनाफा कंपनियां उतना ही कमा पा रही हैं। वो भी आगे मैंने अलग अलग एक अपडेट इसके रिलेटेड ही शेयर करने के लिए अलग से निकाली, जैसे कि अलारा कैपिटल को यह उम्मीद है कि सरकारी तेल विपणन कंपनियां कच्चे तेल की कीमत में गिरावट के बीच अपने ऊर्जा क्षेत्र के लक्ष्य को वित्त पोषित करने के लिए ऐतिहासिक विपणन व्यवस्था से अधिक ऋण की अनुमति देंगी। अब इस पॉइंट को समझने के लिए हमें अगली लाइन को भी बढ़ना पड़ेगा कि कच्चे तेल की कीमतें जो हैं, अभी देखिए Q1 के 25-26 के रिजल्ट्स आएंगे, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर $65 प्रति लीटर बढ़ गई है जो कच्चे तेल का दाम है, और Q4 के स्तर के पैमाने पर देखें तो 10 प्रति लीटर गिरावट आई है, जो कि 75 के करीब थे। पेट्रोल और डीजल पर हाल ही में ₹2 प्रति लीटर का शुल्क वृद्धि के बावजूद ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के बाजार और डीजल सकल बाजार में लगभग ₹3.5 प्रति लीटर का सुधार हुआ है। यानी कि कहीं ना कहीं कच्चे तेल की कमजोरी की वजह से कंपनियों को पेट्रोल डीजल पर एक अच्छा मुनाफा होता नजर आ रहा है। इस चीज को समझने के लिए अगली न्यूज भी काफी अच्छी रहेगी। अब मोतीलाल ओसवाल ने भी पहली तिमाही की आय में अनाज अंडर रिकवरी में कमी की संभावना बताई, और हाल ही में घरेलू अनाज की जो कीमत है ₹50 प्रति वर्ष की बढ़ोतरी भी हुई, और क्षेत्र की मांग में कमी के कारण प्रोपीन की बिक्री में भी गिरावट से अधिक लाभ प्रदान करती है। और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए रूस से कच्चे तेल का अनुपात वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में फिर से बढ़ने की उम्मीद है, और वो चीज़ हमें देखने के लिए मिल भी रही है, जिससे सकल रिफाइनिंग मार्जिन को, जो कि इंडियन ऑयल कंपनी के रिफाइनिंग मार्जिन हैं सकल, वो यहाँ पर उनको सपोर्ट मिलेगा। और इस बीच ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की जो आय है, जो इनकम है, वो उसमें गति होगी और मजबूत बनी हुई है। तो ऐसा यहाँ पर इनका कहना है। ऑल ओवर समझा जाए तो एक अच्छा पॉइंट है, लेकिन अगर इसको भी थोड़ा सा डीप समझे, देखिए कच्चे तेल की कीमतों में जब गिरावट होती है तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को लाभ होता है, क्योंकि कच्चे माल की लागत क्या हो जाती है? कम हो जाती है, और उनके लाभ मार्जिन बढ़ जाता है। लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट क्या है? अगर सरकार ईंधन के दाम कम रखने के लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर दबाव डालती है तो जिसके उनकी आय भी कम हो सकती है। तो ये एक पॉइंट को आपको साथ लेकर के चलना है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां अच्छा बेनिफिट ले रही हैं, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम एज इट इज चल रहे हैं, वही जो पहले थे लगभग, कोई बहुत बड़ा कम रेट नहीं किया गया, और उल्टा सिलेंडर के दाम ₹50 बढ़ा दिए गए, जिससे इन कंपनियों पे मार्जिन बढ़ता। तो इंडियन समूह की कंपनी यानी कि चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अपने हिरक जयंती वर्ष के अवसर पर पेट्रोल और डीजल बेचने के लिए जो दुकानें हैं स्थापित करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। मंगलवार को यह जानकारी मिलती नजर आई, जो शहर के निकट स्थित अपनी रिफाइनरियों में ईंधन का उत्पाद कर रही है। नए इस उद्देश्य के लिए पूंजी विस्तार के रूप में 400 करोड़ रुपए भी निर्धारित किए गए। तो यहाँ पर एक रणनीतिक विकास पथ पर आगे बढ़ते यहाँ पर नजर आएंगे, क्योंकि 20 साल पहले भी सीपीएसएल कंपनी का एक स्टैंड लोन आउटलेट था। हम बात यहाँ पर इंडियन ऑयल की भी कर रहे हैं, समझते हैं वो कैसे। तो उन्होंने कहा है कि हमारा लक्ष्य है जिस पर हम काम कर रहे हैं, और कुछ हिरक जयंती दुकानें स्थापित करने में बड़ी इन्वेस्टमेंट की बात कही जा रही है, और पेट्रोल डीजल बेचने वाली खुदरा दुकानों की भी बात कही। अब सवाल यह है कि इंडियन ऑयल का इसमें क्या अहम भूमिका है। तो देखिए, सीपीसीएल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है, जो भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के स्वामित्व में से एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम भी है। आईओसीएल के पास सीपीसीएल के करीब 52% के करीब शेयर्स हैं। तो आधे से ज्यादा की होल्डिंग इंडियन ऑयल की सीपीसीएल में बनी हुई। फिर यहां पर चेन्नई पेट्रोलियम खुदरा ईंधन आउटलेट स्थापित करेगी, जहां पर 400 करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय की प्रतिबद्धता, यानी कि 400 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे। और यहाँ पर दुकानों की संख्या के बारे में तो नहीं बताया गया, लेकिन समारोह के दौरान, हीरक जयंती समारोह के दौरान कंपनी खुदरा दुकानों का पहला दौर शुरू करने की स्थिति।
और खुदरा दुकानों पर पेट्रोल डीजल भी बेचा जाएगा। और मंत्रालय यानी कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से खुदरा दुकानें खोलने की या स्थापित करने की मंजूरी भी मिल चुकी है और उस दिशा में आगे बढ़ने जा। तो काफी अच्छी अपडेट हमें देखने के लिए मिल रही है। और इसी बीच में कहना है कि 2-3 वर्षों की अवधि में लगभग 400 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय निर्धारित किया गया है, यानी कि एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की जाएगी। और अगर बाजार से उत्साह मिलता है, ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, अगर बाजार यहाँ पर रिस्पॉन्स करता है दुकानें खोलने के बाद अच्छा, तो आउटलेट की जो स्थापना है वो बहुत तेजी और बड़ी मात्रा में, ये 400 करोड़ एक अमाउंट बता दी गई है, आने वाला 2-3 साल बता दिए गए हैं। अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो बड़ी मात्रा में होगी और बहुत तेजी से इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इसके अलावा भी कुछ एनालिसिस हैं आईडीबीआई कैपिटल के, ब्रिजेश एलएमएस ग्लोबल सिक्योरिटीज के सौरभ जैन और रैली बिगेर ब्रोकिंग के जीत मिश्रा एनडीटी प्रॉफिट के साथ जो कि है अपने विचार साझा करते नजर आए हैं। इंडियन ऑयल की बात कर ले तो ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस यहां पर कुछ बढ़ते नजर आए और सौरभ जैन सजेशन दे रहे हैं इंडियन ऑयल पर कि गुड, अच्छा है स्टॉक, होल्ड करिए फॉर शॉर्ट टर्म गेन। और वैल्यूएशंस भी स्टॉक की यहाँ पर लो है, जो कि मैं रेगुलर आपके साथ डिस्कस करता ही हूँ अकॉर्डिंग टू पी रेशो कि वैल्यूएशंस के अकॉर्डिंग स्टॉक फिलहाल महंगा नहीं देखने के लिए मिल रहा, वो वही चीज इनके द्वारा यहाँ पर बताई जा रही है। यहाँ पर इंडियन ऑयल दिसंबर तक अपनी पानीपत गुजरात रिफाइनरी का जो विस्तार है वो पूरा कर लेगा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि आईओसीएल ने मंडे को कहा कि तेल विपणन कंपनियां वित्त वर्ष 26 में लगभग $4 बिलियन का पूंजीगत व्यय करने की योजना बना रही हैं। बहुत बड़ी अमाउंट की बात जो है यहाँ पर करी जा रही है। जो वित्त वर्ष 25 में जो पूंजीगत व्यय था, जो निवेश था या पूंजीगत जब व्यय था, वो $3.71 बिलियन या कहें कि 31,000 करोड़ से अधिक है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर निवेशकों के समक्ष जो प्रस्तुतिकरण आईओसीएल ने ये भी कहा है कि उसका लक्ष्य दिसंबर 2 प्रमुख रिफाइनरियां हैं उसको विस्तार परियोजनाओं को चालू करना है, जिसमें पानीपत रिफाइनरी में 10 मिलियन टन प्रति वर्ष क्षमता विस्तार और संबंध परियोजनाएं शामिल है। तो कहने का मीन एक नई चीज जो है यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, जहां पर विस्तार किया जा रहा है क्षमता का। और हरियाणा के पानीपत में भी जो रिफाइनरी है जिसको 2021 में मंजूरी मिली थी, जिसे इसकी 15 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष क्षमता बढ़ाकर 25 MTPA हो जाएगी। और अगर कुल स्वीकृत की लागत की बात करें तो $4.5 बिलियन। पानीपत में भी परियोजना का लगभग 84% तो पूरा हो चुका है, जो ओडिशा के पारादीप के साथ साथ आईओसीएल की सबसे बड़ी परियोजना है। सो पारादीप रिफाइनरी में भी पैराजाइलिन यानी कि PXA और शुद्ध टेरफेथिक एसिड यानी कि PTA संयंत्र भी स्थापित करने की चल रही परियोजना अप्रैल 2026 तक पूरी होने वाली है, जिसकी कुल लागत $1.63 बिलियन है। लगभग 89% काम पूरा हो चुका है। दैट मीन कि ये इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यूसली इन चीजों पर की जा रही है और ये जो प्रोजेक्ट हैं शुरू होने का भी समय बताया जा रहा है लगभग। मुद्रा बंदरगाह से पानीपत रिफाइनरी तक जो कच्चे तेल को ले जाने वाली एक नई पाइपलाइन भी दिसंबर तक पूरी होने वाली है। और गुजरात के वडोदरा में भी रिफाइनरी में आईओसीएल की पेट्रोकेमिकल और ल्यूब एकीकरण परियोजना भी दिसंबर तक पूरा होने की उम्मीद है। 80% से अधिक पूर्ण हो चुकी इस परियोजना में क्षमता को जो वर्तमान है वो 13.7 MTPA से बढ़ाकर 18 MTPA करने की परिकल्पना की गई है, जिसकी कुल लागत $2.23 बिलियन है। दैट मीन एक कुल मिलाकर के अगर सारे को जोड़े तो काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट हमारे सामने आ रही है, जो यहाँ पर धीरे धीरे की जा रही है। और तो और यहाँ पर समझें तो यहाँ पर पॉइंट ये है कि अगर कोई भी कंपनी अपनी क्षमता को बढ़ाती है तो उसका मतलब काफी अच्छा रहता है, क्योंकि देखिए जब कंपनी अपनी कैपेसिटी को बढ़ाती है तो उससे कंपनी का काम ज्यादा बढ़ता है। ज्यादा बढ़ने के साथ साथ कंपनी का रेवेन्यू में और प्रॉफिट में दोनों में ही फर्क देखने के लिए मिल जाता है। बाकी यहाँ पर क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत मैटर करते हैं और फिर पेट्रोल डीजल के दाम भी मैटर करते हैं। इसके अलावा देखें तो आईओसीएल ने यह भी कहा है कि वित्त वर्ष 26 के पूंजीगत व्यय का लगभग 50% तो रिफाइनरी उन्नयन परियोजनाओं के लिए निर्धारित है, जैसे कि विपणन, पेट्रोकेमिकल, पाइपलाइन का स्थान है। जो बाकी राशि बचेगी उसको उद्यमों और गैस में इक्विटी निवेश के लिए जाएगी। केयर एज की भी रिपोर्ट में बताया गया है कि वित्त वर्ष 25 के पहले जो 9 महीनों में कंपनी ने 28,000 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय किया, जबकि वित्त वर्ष 2025 के लिए 35,000 करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय अनुमानित है। सो अगले 2 से 3 वर्षों में इसमें किस स्तर पर प्रति वर्ष 30-35,000 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय होने की उम्मीद है। केयर एज की रिपोर्ट में ऐसा कहना है।
सो काफ़ी अच्छी अपडेट इंडियन ऑयल में हमें देखने के लिए मिल रही है। अगर यहाँ पर जल्दी से काम कंप्लीट होता है, जो भी डेट्स दी हुई हैं उस पर काम शुरू होता है, तो आगे चल के इंडियन ऑयल पर एक अच्छा सिनेरियो बनता नजर आ सकता है। बाकी जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, देश की स्थितियां बहुत मैटर करती हैं, क्रूड ऑयल के प्राइस बहुत डिपेंड करते हैं, मार्केट में क्या सेंटीमेंट है, सारी ही चीजें जो है देख के ही चलनी पड़ती हैं। तो आईबीए के साथ एक बड़ी कोलैबोरेशन होती नजर आई इंडियन ऑयल की, जहां पर डेवलप किया जाएगा बायो एनर्जी, बायो हाइड्रोजन सेक्टर। तो भारतीय बायोगैस एसोसिएशन ने रविवार को कहा कि उसने जैव ऊर्जा और जैव हाइड्रोजन क्षेत्र के विकास के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ये बयान में कहा गया है कि सहयोग का उद्देश्य है दोनों संगठनों के बीच तालमेल के आधार पर जैव ऊर्जा क्षेत्र का विकास और विस्तार करना है। सहयोग में IOCL और IBA दोनों संस्थाएं आपसी पहल का सपोर्ट करती हैं और ज्ञान केंद्र भी बनाए जाएंगे और भारत में जैव ईंधन उद्योग को विस्तार को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिक बुनियादी ढांचे और कुशल कार्यबल जैसे संसाधन भी आवंटित करेंगे। मतलब कि फ्यूचर यहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट्स देखने के लिए मिल सकती हैं। दोनों पक्ष ज्ञान केंद्र विकसित करने के लिए विधायकों, व्यापार अधिकारियों, उद्योग जगत के लोगों और थिंक टैंकों के साथ सक्रिय रूप से बात भी करेंगे। एक पॉइंट और समझे तो IBA जो है यहाँ पर पहले से ही कई मंत्रालयों के साथ मिलकर बायोगैस, बायो CNG, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों को सपोर्ट देने वाले नियम बनाने के लिए काम कर रहा है। सो बायोगैस विकास को गति देने के लिए यह साझेदारी केंद्रीय और राज्य मंत्रालयों के बीच सहयोग को सुगम भी बनाएगी और IOCL और IBA जैव ईंधन की विभिन्न श्रेणियों के लिए नीतिगत प्रोत्साहन तैयार करने और उस पर प्रस्तावित करने के लिए काम भी करेंगे। सो IBA के अध्यक्ष गौरव केडिया ने यह चीजें बताई हैं। तो भारत में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में बड़े कदम के रूप में इंडियन ऑयल ने अपनी पानीपत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स में 10,000 टन प्रतिवर्ष ग्रीन हाइड्रोजन उत्पाद इकाई स्थापित करने के लिए हाइड्रोजन की स्तरीय लागत को अंतिम रूप दिया है और परियोजना इंडियन ऑयल के ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र में प्रवेश का प्रतीक है और भारत में अब तक की सबसे बड़ी ग्रीन हाइड्रोजन पहल होगी और दिसंबर 2027 तक चालू होने के लिए तैयार। ग्रीन हाइड्रोजन रिफाइनरी परिचालन में जो जीवाश्म व्युत्पन्न हाइड्रोजन है उसकी जगह लेंगे और कार्बन उत्सर्जन में पर्याप्त कमी आती नजर आएगी और ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट अब चालू हो गया है और बहुत अच्छी बोलियां भी मिल रही हैं और निविदाएं और मूल्यांकन किया जा रहा है और 1-2 महीने के भीतर काम में सक्षम होंगे और 2 साल के भीतर पानीपत हरियाणा में 10,000 टन प्रतिवर्ष क्षमता वाली ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट चालू हो जाएगा। सो भारत का उद्देश्य है हरित ऊर्जा मिशन को बढ़ावा देना और एक टिकाऊ कार्बन तटस्थ भविष्य में योगदान देना और ऐतिहासिक परियोजना के साथ इंडियन ऑयल देश की ऊर्जा परिवर्तन यात्रा में अपने नेतृत्व को और मजबूत करेगा। सो यहाँ पर एक बड़ी अपडेट हमें देखने के लिए मिल रही है जहां पर एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की जाएगी। तक इन्वेस्टमेंट का कोई भी यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया, लेकिन पहले एक अपडेट आया था, मैंने तब यहाँ पर किया था, एक 2400 करोड़ वाला था, एक 1200 करोड़ वाला था। इसके अलावा CLSA की बात कर लें तो IOC के शेयर का जो टारगेट है वो 135 रुपए कर दिया है, मूल्य को बढ़ा दिया। CLSA ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पर अपना लक्ष्य मूल्य 120 से बढ़ाकर 135 कर दिया है, जबकि होल्ड रेटिंग बरकरार रखी है क्योंकि जो कि औसत से 25% या जितना होना चाहिए उससे 25% कम है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पर 205 का मॉर्गन स्टैनली ने एक टारगेट दिया है, दर्शाता है, और यह तेल रिफाइनरी पर सरकारी तेल रिफाइनरी के लिए बाजार में सबसे अधिक मूल्य लक्ष्य भी है। और इंडियन ऑयल पर कवरेज करने वाले 34 विश्लेषकों में से 22 ने खरीदी की रेटिंग, बाइंग की रेटिंग दी है, 5 ने होल्ड के लिए और 7 ने बेचने के लिए रेटिंग करी। सो आपको ये इंडियन ऑयल के डिविडेंड राशि के साथ डिविडेंड रिकॉर्ड डेट की घोषणा अभी नहीं हुई। इंडियन ऑयल ने कहा है कि अंतिम डिविडेंड के भुगतान की जो रिकॉर्ड तिथि है, रिकॉर्ड डेट है, वो अभी तय की जाएगी और उचित समय पर आपको दोबारा से सूचित कर दिया जाएगा। इंडियन ऑयल ने यह नहीं बताया कि शेयर धारकों को 30% यानी कि 3 रुपए का डिविडेंड कब दिया जाएगा। हालांकि इंडियन ऑयल ने AGM में घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर एलिजिबल शेयर धारकों को, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड का भुगतान किया जाएगा। चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के उपाध्यक्ष कुणाल परार ने कहा है कि इंडियन ऑयल के शेयर फिलहाल 138 के आसपास हैं और इंडियन ऑयल उच्च डिविडेंड देने वाली कंपनी है। बाजार विशेषज्ञ ने कहा है कि बाजार भारतीय तेल पर मेरा नजरिया सकारात्मक है और इंडियन ऑयल के लिए मेरी सिफारिश खरीदारी की है। व्यापारिक दृष्टिकोण से इंडियन ऑयल का शेयर बाजार विशेषज्ञ ने कहा टारगेट 144
और 148 है, स्टॉप लॉस 132 के करीब बताया गया है। स्थिति के आधार पर यदि कोई व्यक्ति डिलीवरी में इंडियन ऑयल खरीदना चाहता है तो मेरा विचार है कि इसे खरीदें। इंडियन ऑयल के निवेशक डिविडेंड और मूल्य वृद्धि दोनों से लाभ उठा सकते हैं और स्थिति के आधार पर इंडियन ऑयल के शेयर का टारगेट 165 रुपये होगा, 65। और अगर इस स्तर को भी इंडियन ऑयल के शेयर तोड़ते हैं तो तेजी आगे भी जारी रहेगी और अगला टारगेट 180 रुपये होगा HPCL के। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की वडोदरा स्थित गुजरात रिफाइनरी कैलेंडर वर्ष 2025 के दौरान 2 पेट्रोकेमिकल इकाइयों को चालू करके पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में विविधता लाने में मदद के लिए 24,000 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। बाकी वीडियो जो है हमने बनाया है एजुकेशन पर्पस के लिए। अगर आप कोई भी डिसीजन ले, निवेश करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पहले ले, बड़ी बात खुद स्टडी जरूर किया करें। चैनल पे सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो के साथ। कुछ शेयर्स पे तो मैंने भी वीडियो बहुत बनाया हुआ है, बाकी और भी कुछ कंपनियां हैं, ACC लिमिटेड, अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट, इन पर भी काफ़ी अच्छे डिविडेंड यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाले हैं, जो कि रिकॉर्ड डेट 13 जून 2025 की है। अंबुजा सीमेंट, एशियन पेंट, इनकी भी रिकॉर्ड डेट जो है वो 18 जुलाई 10 जून रखी गई। इन पर भी काफ़ी अच्छे डिविडेंड हैं। अतुल लिमिटेड, एक्सिस बैंक द्वारा भी डिविडेंड दिया जाना है, जहाँ की रिकॉर्ड डेट 4 जुलाई और 11 जुलाई की बताई जा रही है। इसके अलावा बजाज फिनसर्व में भी 27 जून की रिकॉर्ड डेट रखी गई है, जहाँ पर डिविडेंड मिलता नजर आएगा। इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया, भारत सीड्स, बैंक ऑफ बड़ौदा भी 6 जून, 20 जून और 2 जुलाई को रिकॉर्ड डेट है, जहाँ पर डिविडेंड कंपनियां देती है नजर आएंगी। फिलहाल तो देखिए स्टॉक्स पर हैं यही अपडेट्स, बाकी ये हैं डिविडेंड और सप्ली शेयर्स। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। वीडियो आपने बनाया है एजुकेशन पर्पस के लिए। किसी भी तरह का डिसीजन ले, निवेश करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पहले ले, बड़ी बात खुद स्टडी जरूर किया करें। चैनल पे सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो के साथ। टाटा पावर कंपनी के कल शानदार रिजल्ट्स के बाद कंपनी ने यहाँ पर जो डिविडेंड है वो यहाँ पर रिकॉर्ड डेट 20 जून रखी है, लेकिन यहाँ पर 4 जुलाई को जो 2025 को होने वाली कंपनी की 106वीं वार्षिक आम बैठक है, जो कि AGM शेयर धारकों की मंजूरी के साथ चलती नजर आएगी, अधीन है। तो उसके बाद यहाँ पर पात्रता के लिए वैसे 20 जून रिकॉर्ड दी गई है, लेकिन AGM की जो मीटिंग है टाटा पावर में वो 4 जुलाई को देखने के लिए मिलने वाली है। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं हम एक बोनस शेयर के बारे में। तो 17.25 के हिसाब से कंपनी जो है बोनस इशू की घोषणा की बात करती पावर कंपनी नजर आई है और रिकॉर्ड डेट भी मिलती नजर आई और एक वर्ष में 1,222% स्टॉक भागता नजर आया। अगर बात करें तो यहाँ पर बोनस इशू की घोषणा की गई है 4,09,078 मतलब 49,78.93 करोड़ के पूंजीकरण वाली इस कंपनी ने बोनस इशू की घोषणा की है और पहले भी 2024 में 1.4 के अनुपात में बोनस इशू की घोषणा की, जो शेयर धारकों के लिए पहला बोनस इशू था। है उजास एनर्जी लिमिटेड की बात हम कर रहे हैं। उजास एनर्जी लिमिटेड की बात कर रहे हैं जो सौर ऊर्जा क्षेत्र में कार्य करती है और IRP स्टेज 1 के कारण स्टॉक में ट्रेडिंग प्रतिबंध है। कंपनी ने 17/25 के अनुपात में बोनस शेयर जारी करने की घोषणा की है और एक्सचेंज को जानकारी दी है कि 17/25 में जारी करने पर विचार किया और सिफारिश की और प्रमोटर समूह को छोड़कर शेयर धारकों के लिए प्रत्येक 25 इक्विटी शेयरों के बदले 17 नए बोनस इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे, जो सदस्यों और किसी अन्य लागू वैध नियमों के अधीन होगा। कंपनी के बोनस इशू की रिकॉर्ड डेट 30 मई 2025 तय की गई है और कंपनी ने शेयर जारी करने के लिए शेयर धारकों की पात्रता निर्धारित करने रिकॉर्ड डेट 30 मई 2025 को ही तय की है, जो फाइलिंग में बताया। बोनस शेयरों के आवंटन की तिथि 2 जून 2025 को होगी, यानी कि ये बोनस शेयर आवंटन के अगले कार्य दिवस यानी कि मंगलवार 3 जून को व्यापार के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। बाकी देखिए नो डाउट 1, 2, 3 और 5 वर्षों में शेयर में काफी अच्छी तेजी हमें देखने के लिए मिली। अगर हम बात करें बोनस शेयर की तो कंपनी ने तिमाही नतीजों के साथ बोर्ड मीटिंग में लिए गए फैसलों पर भी जानकारी दी है और कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि निवेशकों को बोनस शेयर का तोहफा दिया जाएगा। कंपनी ने निवेशकों के लिए 1 पर 1 बोनस शेयर की बोर्ड की मंजूरी दी है। बात कर रहे हैं अशोका लीलैंड की और साथ में कंपनी का डिविडेंड देखने के लिए भी आता नजर आ रहा है, जो फिलहाल यहाँ पर 1.25 प्रति शेयर यानी कि नवंबर 2024 में और फिलहाल 4.25 रुपये प्रति शेयर मई 2025 को 2 डिविडेंड घोषित किए गए, यानी कि कुल 5.50 का डिविडेंड 1 फेस वैल्यू वाले शेयर पर मिलेगा। तो फिलहाल कंपनी ने अपने नतीजे जारी किए जिसमें बोनस भी देखने के लिए अनाउंस किया गया। रिकॉर्ड डेट अभी डिसाइड प्रॉपर नहीं हुई है, आगे देखी जाएगी। मदरसन का क्वार्टर 4 का मुनाफा आता नजर आया, साथ में डिविडेंड और बोनस शेयर का भी ऐलान होता नजर आया। तो यहाँ पर 0.35 रुपए का फाइनल डिविडेंड मंजूर होता नजर आया है। शेयर बाजार को बताया है कि 0.35 रुपए प्रति शेयर के फाइनल डिविडेंड की सिफारिश की है। रिकॉर्ड डेट 23 जून 2025 तय की गई है। जिस तारीख इन शेयरों को धारकों के नाम
मालिकों के तौर पर रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी का मतलब कि रिकॉर्ड डेट पे स्टॉक होंगे तो वो डिविडेंड पाने के हकदार होंगे, यानी कि 23 जून। डिविडेंड पर 28 अगस्त को होने वाली क्या है, कंपनी की सालाना आम बैठक है, जो कि शेयर होल्डर्स की मंजूरी पर निर्भर करता है और मंजूरी मिलने के बाद 30 दिनों के अंदर पेमेंट जो है कर दिया जाएगा, यानी कि 26 सितंबर 2025 को या उससे पहले पेमेंट जो है आता नजर आएगा। इससे पहले भी कंपनी ने शेयर होल्डर्स को 0.50 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड दिया है और बोर्ड ने प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पर भी 8500 करोड़ रुपए की राशि के लिए 1 लाख रुपए फेस वैल्यू वाले नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर जारी करने की भी मंजूरी दी है और साथ में 29 मई की मीटिंग में कंपनी की 50वीं वर्षगांठ और 25 के अच्छे नतीजों को सेलिब्रेट करते हुए 1.2 रेशो के बोनस शेयर भी जारी करने की मंजूरी मिलती नजर आई है और शेयर होल्डर को उनके पास मौजूदा हर 2 शेयरों पर एक नया शेयर बोनस के तौर पर मिलेगा और बोनस शेयर को 28 जुलाई 2025 तक दे दिया जाएगा। बोनस शेयर के लिए रिकॉर्ड डेटा का खुलासा अभी नहीं हुआ है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कंपनी ने पहले 10 बार बोनस दिया हुआ है। तो सबसे पहले बात करेंगे बोनस शेयर के बारे में। तो पहली बार बोनस इशू करेगी कंपनी, हर शेयर पर मिलेंगे 3 शेयर, नोट कर लें डिविडेंड और रिकॉर्ड डेट। सो निवेशकों की अच्छी खबर आई है, बीएसएमएल लिस्टेड कंपनी एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी शालीभद्र फाइनेंस लिमिटेड ने अपने इतिहास का पहला बोनस शेयर इशू घोषित किया है और कंपनी ने इस कॉर्पोरेट एक्शन के लिए रिकॉर्ड डेट भी तय कर दी है। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा है कि बोर्ड प्रत्येक एक पूरी तरह चुकता इक्विटी शेयर पर 3 बोनस इक्विटी शेयर जारी करने की मंजूरी दे चुका है, यानी कि निवेशकों को 3.1 के अनुपात में बोनस शेयर मिलेंगे। कंपनी की रिकॉर्ड डेट 4 जून 2025 की बताई जा रही है, यानी कि जिस दिन निवेशकों के पास कंपनी के शेयर होंगे 4 जून को, वही बोनस के हकदार माने जाएंगे और कंपनी की फाइलिंग में कहा गया है। शालीभद्र फाइनेंस लिमिटेड ने 3.1 के अनुपात में बोनस इक्विटी शेयरों के लिए पात्र शेयर धारकों की संख्या निर्धारित करने के लिए रिकॉर्ड डेट वेडनेसडे 4 जून की बात कही है। फाइलिंग में यह भी कहा गया है कि अनुमानित तिथि थर्सडे यानी कि 5 जून को होगी और जिसके तहत 3.1 अनुपात में 10 रुपये प्रति शेयर के 2,31,68,300 पूर्ण चुकता बोनस इक्विटी शेयरों का आवंटन किया जाएगा। इसके अलावा समझ लें तो बोनस इक्विटी शेयर 6 जून को कार्य के लिए उपलब्ध होते नजर आएंगे। और नो डाउट कंपनी ने डिविडेंड की भी घोषणा करी है और यहां पर 0.40 पैसे का डिविडेंड कंपनी यहां पर देती नजर आएगी, जो कि सिफारिश की गई है। और डिविडेंड जो आपको पता है शेयर धारकों की मंजूरी के अधीन है, सो एजीएम मीटिंग में यहां पर जो है डिसीजन तब लिया जाएगा। और इसके अलावा अगर बात कर लें तो जो कंपनी के बारे में, तो एक छोटी लेकिन मजबूत एनबीएफसी है जो गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के ग्रामीण अर्ध शहर क्षेत्रों में वित्तीय सेवाएं भी प्रदान करती है। टाटा मोटर की बात करें तो 6 रुपये प्रति शेयर पर डिविडेंड मिलता नजर आएगा। डेट 4 जून 2025 की निर्धारित की गई है। इसके अलावा कॉफर्स लिमिटेड की बात करें तो स्प्लिट होता नजर आएगा, एक 1.2 का स्प्लिट स्टॉक में होता नजर आएगा। 4 जून से शेयर विभाजित में प्रभावी होगा और तरलता से वृद्धि होने की उम्मीद है, ऐसा यहां पर बताया जा रहा है। सो स्प्लिट की योजना यहां पर बनती नजर आ रही है। वहीं पर बैंक ऑफ बड़ौदा ने 6 जून को एक्स डेट के साथ 8.35 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड मिलता नजर आएगा। टीसीएस भी 4 जून को 30 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड देता नजर आएगा। बोनस इशू और बायबैक की बात करें तो शालीभद्र फाइनेंस 4 जून को 3.1 बोनस इशू पेश करेगी। शेयर धारकों को प्रत्येक शेयर के 3 शेयर मिलेंगे। शिलचर टेक्नोलॉजी की बात करें तो 6 जून डेट है और 1.2 अनुपात में बोनस शेयर जारी करेगा, यानी एक के बदले 2 शेयर मिलते नजर आएंगे। कॉफर्स जैसे कि मैंने पहले भी बात की, स्टॉक स्प्लिट की 1.2 की रेशो से यहां पर स्टॉक स्प्लिट होता नजर आएगा, जो कि अनाउंसमेंट हुई थी मार्च में और जून 4 इसकी रिकॉर्ड डेट है।